हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने 11th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे बेटा। सो वेलकम बैक टू डाउटनट क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है आइसोमेरिज्म पे वन शॉट लेक्चर। ये वन शॉट लेक्चर बेटा आपका बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म और जितने भी तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं उसके बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सभी टाइप के आइसोमेरिज्म के बारे में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर आइसोमेरिज्म वन शॉट लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो कई बार क्या होता है ना कि आइसोमेरिज्म अगर ये सवाल किसी से पूछा जाता है तो बच्चे कुछ अलग अलग आंसर देते हैं। कुछ बच्चे ये आंसर देते हैं कि आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना होता है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जी बहुत सही बात है, अच्छी बात है अगर आप ये डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बेटा थोड़ा सा गलत है। जो आप ये डेफिनेशन बोल रहे हैं वो आइसोमेरिज्म का नहीं बोल रहे हैं बल्कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बोल रहे हैं। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। अब ये भी एक सवाल उठ गया कि भाई आइसोमेरिज्म क्या है। सो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है आइसोमेरिज्म में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनका केमिकल फॉर्मूला बोले तो इनका केमिकल रिएक्टिविटी, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बेटा अलग अलग होती है। द केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी डिफरेंट। केमिकल रिएक्टिविटी एंड साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है। तो कोई भी अगर आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आपसे पूछे तो अब आपको पता है कि आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैंने यहां पे और एंड दोनों चीज लगाया है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड हो, इफ आई हैव एनी कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अब जरूरी नहीं है बेटा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो। केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों में से कोई एक अलग हो सकता है या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, और जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। सो व्हाट आर आइसोमर्स। यहां से आपका एक और डेफिनेशन आ गया बेटा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सो आइसोमर्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स शोइंग आइसोमेरिज्म आर नोन एज आइसोमर्स। कंपाउंड्स जो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। सो यहां पर हम डेफिनेशन लिख लेंगे, कंपाउंड्स शोइंग आइसोमेरिज्म are known as आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन मैम समझ में तो आ गया लेकिन अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का हो सकता है। उसमें हम सीखेंगे कि किस किस तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं, किस किस तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहां पर देखा जाए बेटा, सो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स का देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं इनको मेजरली डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। सो द कंपाउंड्स शोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। द कंपाउंड्स शोइंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। बट ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। मतलब इनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अलग होता है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो अलग होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में बेटा मजे की बात ये होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो मैम डिफरेंट क्या होता है? तो बेटा इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंस इन देयर हम कह सकते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा या फिर इसका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट या फिर इनका क्या कह सकते हैं हम स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कंपाउंड्स को बोलेंगे क्या स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो अगेन फर्दर दिस स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। बेटा अगर मैं कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं एक बात बोलूंगी कि बेटा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। इनको एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है, बट दीज आर इनसेपरेबल। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दीज आर इनसेपरेबल। तो बेसिक डिफरेंस कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल का ये होता है कि ये सेपरेट हो सकते हैं और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं बेटा टू टाइप्स में। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होते हैं ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस समझते हैं, मतलब जैसे कि आपने एक मॉलिक्यूल को रखा और उसका सेम मिरर इमेज है दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे कि अपना हाथ होता है, मिरर इमेज होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं जो नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो नॉन मिरर इमेजेस को हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं और मिरर इमेजेस को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट जो हमें बता रहा है कि आइसोमर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो यहाँ पे आप शुरू करेंगे बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से, दैट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उनके। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ऑफ 6 टाइप्स, यहाँ पर लिखती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर्स की बात करूंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे R, फिर लिखेंगे T, देन F, फोर्थ M, फिफ्थ C एंड सिक्स्थ P। मतलब पहला होता है बेटा रिंग चेन आइसोमर्स, नेक्स्ट होते हैं हमारे टॉटोमर्स, फिर होते हैं बेटा फंक्शनल आइसोमर्स, फिर होते हैं बेटा मीजोमर्स, फिर होते हैं चेन आइसोमर्स एंड लास्ट में आता है पोजीशन आइसोमर्स। अब आप बोलोगे कि मैम आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही क्यों लिखवाया है? क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये इनके प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अगर कोई भी एक आइसोमर, एक कंपाउंड है जो एक से ज्यादा आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहा है वो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देनी है आपको वो देनी है रिंग चेन आइसोमर्स को, उसके बाद टॉटोमर्स, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर्स, देन मीजोमर्स, देन चेन आइसोमर्स एंड लास्टली पोजीशन आइसोमर्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बाइफर्केट, कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। अब
सबसे पहले देखते हैं बेटा फंक्शनल आइसोमर्स। व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स? ये फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं कीटो ग्रुप बोलूं तो इसमें भी आपका एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। एंड अल्डिहाइड में भी एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, बट इसमें कंडीशन वही हो गई है कि मिनिमम नंबर ऑफ आपका जो कार्बन होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, क्योंकि कीटोन 2 कार्बन से ही बन सकता है। तो यहां पर अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन से कीटोन बनाऊं तो ये बनेगा CH3CH3, ठीक है, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। और यहां पर अगर मैं 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनाऊं, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? ये है आपका CH3, ठीक है। 2 कार्बन का अगर मैं अल्डिहाइड बनाऊं ऐसे तो वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H CH3 एंड यहां पर फिर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CH2, ठीक है, CH3। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला C3H6O, मतलब CnH2nO। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ द कीटो ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहां पर इसके लिए दैट इज प्रोपेनल का अगर जनरल फॉर्मूला बताऊं तो प्रोपेनल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगेन C, देखिए बेटा कितना है, C 3 है, हाइड्रोजन 2 3 5 और 1 6, तो C3H6O। इसका भी जनरल फॉर्मूला ये आ रहा है, इसका भी ये आ रहा है। तो क्या ये आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये भी है आपका CnH2n। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कीटोन एंड अल्डिहाइड्स का जो आपका नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिला के अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये आपका अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। क्या इसके अलावा भी कोई फंक्शनल आइसोमर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अल्कोहल्स एंड ईथर्स की, ठीक है, तो यहां पर एक और एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल किसका? अल्कोहल्स एंड ईथर्स का। अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो अगर बेटा मैं अल्कोहल बनाऊं और ईथर बनाऊं तो दोनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। लेकिन दोनों में क्या होता है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। सो यस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले हमने देखा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। इसमें हमने देखा अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर मैंने आपको बताया अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल एंड ईथर्स। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि C2H5OH दैट इज इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा आपका? CH3CH2OH दैट इज अल्कोहल। और अगर मैं ईथर को बोलूं तो ईथर क्या हो जाएगा? CH3OCH3। यही तो होता है। ईथर क्या होता है बेटा? ROR। और अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होता है ROH। तो दोनों का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? CnH2n+1, H2n+1, ठीक है। तो यहां पर क्या +2 हो जा रहा है, तो इसको डबल करके 2 ऐड भी करना है। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, इसका भी जनरल CnH2n+2O। दोनों काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये हम कहेंगे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स की, दैट इज
हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। व्हाट आर रिंग चेन आइसोमर्स? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बताती हूं। सो व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है किसी भी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड बन रहे हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं या फिर कितने रिंग्स बन रहे हैं, ये हमें बताता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। इसका बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स बाय 2 प्लस करेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाय 2 प्लस कर देंगे 1 से। तो ये होता है बेटा आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, ठीक है, जैसे कि हमने दे दिया बेटा CH2, ठीक है, CH3, CH, ठीक है, CH2 ऐसे कर लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अ अल्कीन, यह एक अल्कीन है और यहां पर अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका पहले जनरल फॉर्मूला देखिए, ये क्या है, C3H कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 6, C3H6। C3H6 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6 बाय कर देंगे 2 से प्लस कर देंगे 1 क्योंकि कोई नाइट्रोजन है नहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, मतलब इसके पास 0 + 1 एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। बेटा एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। इसका 2 मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ईदर आवर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 1 डबल बॉन्ड और इट कंसिस्ट ऑफ 1 रिंग। बेटा एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है एक रिंग से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अब देखो यहां पर आपने ये कंपाउंड बनाया और आपने एक ऐसा कंपाउंड बनाया CH2 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 और ये, इसका भी फॉर्मूला क्या आ रहा है? ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसको हम अगर ऐसे लिख दे तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। और ये क्या है? आपका प्रोपीन है। दोनों का अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है? C3H6 और इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है? C3H6। लेकिन ये प्रोपीन है और ये साइक्लोप्रोपीन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक आपका चेन में है और एक आपका साइकिल है, साइक्लिक है, रिंग कंपाउंड है। तो ये दोनों आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं? अगर मैं बोलूं A और B आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं, तो जब भी आप आइसोमर्स शो कर रहे हैं जिनमें एक कंपाउंड तो रिंग फॉर्म में है और एक कंपाउंड चेन फॉर्म में है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं हम रिंग चेन आइसोमर्स। सो हम बोल सकते हैं कि यहां पर A और B कैसे आइसोमर्स है बच्चे? रिंग चेन आइसोमर्स। और रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं इनको भाई समाज में बहुत इज्जत मिली हुई है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं किसी अल्कोहल की या फिर किसी ईथर की, ठीक है, तो आप फंक्शनल आइसोमर्स, जैसे कि अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल देना चाहती हूं, इधर ही दे देते हैं अल्कोहल एंड ईथर में। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है बेटा जिसमें आपका है कंपाउंड, मान लीजिए CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये हो जाएगा 3 CH2OH, यह एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? C123 C3H, ये कितना हो गया बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इनॉल बोलेंगे। दिस इज इनॉल। ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये इनॉल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्कोहल से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया है। क्या बोलेंगे इसको? C3H2 3
और 2 कितना हो जाएगा 5 6 C3H6OH, C3H6OH। डबल बॉन्ड निकालने चले इसका इक्विवेलेंट, तो हमें इतना पता लगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते टाइम कि 3 - 6/2 नाइट्रोजन नहीं है इसमें, ऑक्सीजन को हम गिनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में इसका फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं +1, क्या हो जाएगा बेटा 3 - 3 0 0 +1 एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब मैं इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकती हूं, मैं इस कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर बना सकती हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा OH क्यों लिख दिया है यहां पे, ये O होगा ना। अब मुझे पता है कि C3H6O से क्या क्या बन सकता है, एक तो अल्कोहल मतलब इनॉल बन सकता है, ठीक है, जिसे हम इनॉल बोलते हैं, अल्कोहल से थोड़ा सा अलग होता है, और एक बन सकता है हमारा ईथर, ईथर विद अ डबल बॉन्ड, या फिर इनॉल बन सकता है, अल्कोहल विद अ डबल बॉन्ड। तो पहला तो ये केस अल्कोहल का आपका ये बन सकता है कि आपने बना दिया CH2 जो मैंने अभी लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। दूसरा काम ये कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहां पर ले आइए, CH2CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। अब आप OH का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग से, कभी आपने इस कार्बन पे ले आए, इस कार्बन पे तो है ही, इस कार्बन पे ले आए, इस कार्बन पे ले आए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं OH की पोजीशन चेंज कर करके। क्या आप यहां पर साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं ये अल्कोहल बनाऊं तो क्या इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या यहां पर CH CH2 CH2 C6, ठीक है, ये क्या है C3H6O, ये भी तो है हमारा एक आइसोमर। तो ये क्या है बेटा चेन वाला, और ये क्या है रिंग। तो A और या मैं बोलूं 1 और 3 आपस में क्या है, 1 और 3 आपस में क्या है, तो आप बोलोगे रिंग चेन आइसोमर्स हैं 1 और 3 आपस में। 2 और 3 आपस में क्या है, तो आप बोलोगे रिंग चेन आइसोमर्स हैं। अब ईथर भी बना सकते हैं बेटा, साइक्लिक ईथर भी बना सकते हैं, ईथर विद डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ईथर विद डबल बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, O तो बीच में रहेगा ही, और एक तरफ आप C रखें तो दूसरे तरफ 2 C रखना पड़ेगा, और क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, एक जगह डबल बॉन्ड भी लगाना पड़ेगा। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं जी। एक तो ये बन सकता है और एक ये भी बन सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा A और B आपस में क्या है, A और B आपस में क्या है, तो ये क्या है एक रिंग, ये क्या है एक आपका चेन है, जबकि ये क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और B आपस में क्या है, समझिएगा सवाल को समझिएगा, मैंने आपसे पूछा कि 2 और B आपस में क्या है, तो आपको मन करेगा क्या बोलने का कि हम फंक्शनल आइसोमर बोल दें, क्या बोल दें, फंक्शनल आइसोमर बोल दें, क्योंकि ये तो आपका इनॉल है और वो ईथर है। लेकिन याद करो प्रायोरिटी किसकी थी, RTFMCP, प्रायोरिटी हमेशा याद रखेंगे, प्रायोरिटी ये है RTFMCP। तो अब यहां पे 2 आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, A और B जो है वो तो आपका इजीली बोल सकते हैं रिंग चेन है, लेकिन 2 और B या 1 और B पूछूं तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, जो ऊंचा है। ऊंचा कौन है, ऊंचा है हमारा R। R बोले तो रिंग चेन, तो 2 और B को आप फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लोअर है। आप उसको बोलेंगे क्या, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है जी। तो रिंग चेन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर कैसे पहचानना है, ये बात समझ में आ गई। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। व्हाट आर पोजीशन आइसोमर, बेटा पोजीशन आइसोमर की खासियत ये होती है कि नंबर ऑफ द कार्बन इन द मेन चेन क्या होते हैं, सेम होते हैं।
नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन या फिर साइकिल क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। पोजीशन अलग होती है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन सेम होता है। ठीक है, पोजीशन में चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर यहां पे लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ब्रोमीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, आईयूपीएसी ने इसको फंक्शनल ग्रुप का दर्जा नहीं दिया, आपको ही पता है। तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंजिंग हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में चेंजिंग हो या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में चेंजिंग हो, आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक पोजीशन आइसोमर है। तो यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है मेन चेन में सेम हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहां पर 1 2 3, यहां पर भी 3 कार्बन है और यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 3 कार्बन है। लेकिन यहां पर बेटा देखो 1 2 3, यहां पर पहले कार्बन से ब्रोमो लगा हुआ है और यहां पर कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है। सो पोजीशन चेंज हो गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे बेटा, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर नाम अलग है कंपाउंड्स का और आपका जो नॉर्मल आपका जनरल फॉर्मूला है कंपाउंड का वो सेम है, तो 100% वो कैसे आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। बाद में पोजीशन है, चेन है, फंक्शनल है, रिंग चेन है, वो आप देखते रहना। ठीक है, लेकिन अगर नाम अलग है तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि नाम अलग तो काम भी अलग, और काम अलग तो भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है ना, तो फिर नामकरण करके देख लेना, नाम अलग आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हो गया हमारी पोजीशन आइसोमर की बात। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेंटेन का बताया जाए तो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। चलिए यहीं पे बनाते हैं, यहां पर तो आपको दिख रहा है पेंटेन कितना है, 1 2 3 4 5, ये है आपका पेंटेन। इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, इसके कॉमन नेम की भाषा में इसको बोलते हैं एन पेंटेन। अब इसके अलग अलग कैसे बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर्स, बेटा अगर 5 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में है तो वो होगा नॉर्मल पेंटेन। अगर मैं क्या करूं, 4 कार्बन को मेन चेन में रखूं और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आइसो कब आता है, सेकेंडरी कब आता है, टर्शरी कब आता है, नियो कब आता है, हमें समझ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, जब भी आपका मेन चेन से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लटक रहा हो तो उसको आइसो वर्ड बोलना है। क्या बोला मैंने, मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लटक रहा है उसको आइसो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसो पेंटेन। ऑलवेज रिमेंबर कि जो अपना कॉमन नेमिंग होती है ना, वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करता है। इट इज अनलाइक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो कि आपका मेन चेन में कार्बन सिर्फ काउंट करता है। मेन चेन कार्बन काउंट किया तो क्या आ रहा था बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ रहा था, ब्यूटेन, जबकि कॉमन नेम में आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन जोड़ा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आइसो पेंटेन आएगा। सेकेंड वाले कार्बन से मिथाइल ग्रुप लटक रहा हो तो बोलेंगे आइसो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर पहले पूरा बता देती हूं, आइसो की कहानी और भी बात करेंगे अभी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन कर रहा होगा कि ऐसे कर दें, 4 कार्बन का चेन यहां से लटका दें, तो भैया यहां से भी तो सेकंड नंबर पर है, यहां से भी तो सेकंड नंबर पे, दोनों तो सेम ही है, तो रिपीट थोड़ी ना करना है हमें। तो ये तो क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, तो इसको हटा देते हैं। एक काम क्या हो सकता है बेटा, 4 कार्बन में तो यही हो सकता है, 3 कार्बन करके देखते हैं, 1 2 3, ये और ये है ना जी। इसको आईयूपीएसी ने एक बड़ा स्पेशल नाम दिया है, नियो। जब भी कार्बन ऐसे चारों तरफ कार्बनों से घिरा हो, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको नियो बोलते हैं, नियो पेंटेन। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यह है कि पेंटेन के कितने आइसोमर हुए, टोटल चेन आइसोमर कितने हुए बेटा,
अगर मैं बोलूं कि ए और बी आपस में क्या है, तो बोलोगे कैसे आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन क्या है, अलग अलग है। यहां पे 5, यहां पर 4, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन बी और सी में भी अलग अलग है, यहां पे 4 और यहां पर 3, तो वो चेन आइसोमर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ब्यूटेन का बोलूं तो क्या होगा, ब्यूटेन 1 2 3 4, अगर 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन आपका नॉर्मल चेन में लगा हुआ, उसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। भाई कोई इसको दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अब मैं क्या करूं, ऐसे भी कर सकती हूं कि मैं 3 कार्बन की चेन बनाऊं और सेकंड पे मैं क्या लगा दूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। देखो सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अगर कहीं भी लटक रहा हो, चाहे हेक्सेन में लटका दो, चाहे पेंटेन में लटका दो, कहीं भी लटका दो, अल्काइल ग्रुप में अगर सेकंड कार्बन पे आपने मिथाइल ग्रुप लटका दिया है तो उसको बोलेंगे हम आइसो वर्ड। ठीक है, सो दिस इज आइसोब्यूटेन। तो इसका तो 2 ही आइसोमर पॉसिबल है और कोई पॉसिबल ही नहीं। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई हेक्सेन का बता दो, मतलब C6H12 और ये C6H14 का बता दो कितने आइसोमर होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर, हेक्सेन के होते हैं बेटा 5 आइसोमर। बना के देखना। हेप्टेन दैट इज C7H16 के होते हैं टोटल कितने आइसोमर, 9 आइसोमर। इसके ऑक्टेन के टोटल कितने आइसोमर होंगे, ऑक्टेन के कितने टोटल आइसोमर होंगे बेटा, 18 आइसोमर। नॉनेन के टोटल कितने आइसोमर होते हैं बेटा, इसके आइसोमर होते हैं टोटल 35। ठीक है, और डेकेन के कितने आइसोमर होते हैं टोटल 75। तो क्या आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो इनको याद ही रखना बेहतर है। ठीक है, तो चलिए इनको तो हमने याद कर लिया। अब बात करते हैं रिंग चेन। मैंने आप लोगों को बताया था आइसोमर्स एक्सिस्ट बोथ इन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक फॉर्म। अब मैंने साइक्लोपेंटेन बनाया, यहां पे मुझे पता है कि एक रिंग का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो साइक्लोपेंटेन में मुझे कुछ नहीं करना, अगर इसका रिंग बनाना है तो मुझे पेंटेन बना देना है, भाई 5 कार्बन तो बनाएंगे ही, और डबल बॉन्ड लगा देना है, कहीं भी लगा दीजिए। तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में, रिंग चेन आइसोमर। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं ये कर दूं तो ये दोनों आपस में ए और बी क्या हो जाएंगे, चलो बताओ। अगर मैंने साइकिल और चेन को क्या किया, कंपेयर किया, तो वो आएगा रिंग चेन आइसोमर जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड चेंज कर दूं, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड अगर चेंज कर दूं, तो वो हो जाएगा अगेन फिर से कौन सा आइसोमर बेटा, पोजीशन आइसोमर। इसको रिंग चेन आइसोमर या फिर इसको चेन आइसोमर बोल देना। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स, व्हाट आर रिंग चेन आइसोमर्स, व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स एंड व्हाट आर चेन आइसोमर्स। मतलब 4 की तो कहानी हो चुकी है समाप्त। बाकी आप यहां पर बना सकते हैं बेटा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब यहां पे टोटल कार्बन आप देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 इथाइल, और ऑब्वियसली यहां पर 5 कार्बन है, मिथाइल भी लगा हुआ है ना, एम लिखा हुआ है वहां पे। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन मतलब 5 कार्बन बनाना है और एक रिंग बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली कैसा आइसोमर होगा, एक रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका बनाऊंगी तो यही होगा इसका भी हाल। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बेटा, रिंग चेन आइसोमर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला और ये वाला 1 और 2 आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, तो क्या बोलोगे। यहां पर बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग कितने हैं, 5। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो जब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द साइकिल अगर डिफरेंट हो, तो ये थोड़ा सा वैसा ही केस बन जा रहा है जैसा चेन आइसोमर में बन रहा था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, साइक्लिक चेन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिंग, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेन आइसोमर, साइक्लिक चेन आइसोमर। ये कब अराइज होता है, when number of carbon in the
रिंग आर डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग विल बी डिफरेंट तो उसको हम साइक्लिक चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए जी, अब बात करते हैं हम मेटामर्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, एक कीटोन से एग्जाम्पल देती हूं। बेटा कीटोन है ये और ये, क्या आप इसका नाम दे सकते हैं? ये कौन सा आइसोमर है? 1 2 3 4 5, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन थ्रीओन, पेंटेनोन, पेंटेनोन। बेटा मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ। इसको मेरा बनाने का एक और तरीका हो सकता है कि मैं इधर एक ही कार्बन रखूं और इधर रख दूं मैं 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन रख दूं। या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे रखूं और इसको ऐसा कर दूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, सारे कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे। बेटा जब भी कभी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसके अगल बगल अल्काइल ग्रुप लगा हो, सबसे पहली बात तो मेटामेरिज्म वहीं शो होता है। Metamerism is always shown in those type of functional group in which on the either side alkyl group is attached, और उन अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन इन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग होगा तो उसको मेटामर्स बोलेंगे। मैंने नंबर ऑफ कंपाउंड इन द मेन चेन नहीं बोला, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन नहीं बोला, मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन सिंपली। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर 1 कार्बन और यहां पर 2 कार्बन और यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन टोटल और यहां पर 2 कार्बन। यहां पर देखा जाए तो यहां पर 1 कार्बन है और यहां पर देखा जाए तो इधर 3 कार्बन है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर 1 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन है। और अगर ऐसे देखा जाए तो यहां पर फिर से 1 कार्बन है और यहां पर अगर मैं बोलूं 2 कार्बन तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ए और बी आपस में क्या है, ए और बी, तो आप बोलेंगे ए एंड बी आर मेटामर्स। और अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और सी आपस में क्या है, तो ए और सी भी आप बोलेंगे मेटामर्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन द कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बी और सी आपस में क्या है, तो यहां पर आप अगर मेटामर बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। मेटामर बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोनों में दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है। दिक्कत यहां पर बस इतनी है बेटा, दिक्कत यहां पर बस इतनी है कि यहां पर इस वाले मिथाइल ग्रुप का पोजीशन अलग हो गया है। सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, राइट? ओके, तो यहां पे ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनका हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि मेटामर्स कौन होंगे, पोजीशन आइसोमर्स कब बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर कब बोलेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द कार्बन चेन, मतलब कि जैसे कि बात कर रहे हैं हम कीटोन में हो जाएगा। ठीक है, कीटोन में हो सकता है ये बेटा, ईथर में हो सकता है, ठीक है, थायो ईथर में हो सकता है, आपका 2nd डिग्री या फिर 3rd डिग्री अमाइन, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन में हो सकता है, आपका एस्टर में हो सकता है। ये सब आपके मेटामर शो करेंगे। लेकिन क्या अल्डिहाइड मेटामरिज्म शो कर सकता है? नेवर, क्योंकि अल्डिहाइड तो हमेशा क्या है, अल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा साइड साइड में लगाए जा सकते। क्या अल्कोहल कभी आ सकता है इसमें? अल्कोहल भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें भी कार्बन होता ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि क्या मैम आपका कोई ऐसा कंपाउंड, जैसे कि अगर हम बोले कि एसिड, एसिड में कार्बन आता है, COH में कार्बन आता है, तो क्या ये अलग अलग आपका मेटामर शो करेगा? नहीं, क्योंकि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? चलो बढ़िया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेटामेरिज्म ये सब शो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपका 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन भी शो कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग कार्बन लगता है। ठीक है, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन शो कर सकता है। ठीक है, और कौन शो कर सकता है? हमारा थायो
ईथर कर सकता है, ये सब कर सकते हैं मेटामेरिज्म शो। ओके, अब बात करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर्स की। तो स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने आप लोग को बताया कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, दो कंडीशन होता है, या तो कन्फिगरेशनल हो सकता है, या तो कन्फिगरेशनल हो सकता है, या फिर कन्फर्मेशनल हो सकता है। बेटा कन्फर्मेशनल की हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। ठीक है, अगर मैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स की बात करूं तो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बहुत लोग आपको बोल देते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ whether it is a mirror image or it is a non-mirror image। ठीक है, तो it can be divided further into two types। पहला है mirror image and non-mirror images। बेटा जो mirror images होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं enantiomers। नाम तो सुना होगा enantiomers। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम बोलेंगे enantiomers। नॉन मिरर इमेजेस को बोलते हैं बेटा डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। अब समझिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, enantiomers आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी enantiomer ऐसा नहीं होता जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, कंडीशन ही यही होती है। तो मतलब जो मिरर इमेज होगा वही enantiomer होगा, और जो enantiomer होगा वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑलवेज। सो दीज ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेंगे? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। समझिएगा इस बात को। लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन नहीं है कि वो मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज की कंडीशन है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मिरर इमेज की कंडीशन है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए, enantiomer की कंडीशन है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी मिरर इमेज और कैन नॉट बी अ मिरर इमेज। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है बेटा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और साथ ही साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। ये भी शो कर सकता है। कैसे, कब, कहां, वो सारी चीजें देखेंगे, चिंता ना करें। तो यहां से हमें क्या सीख मिली, तो नोट करके लिखते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट करके हम क्या लिखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन और कैन नॉट बी मिरर इमेजेस, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नेवर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन और कैन नॉट बी मिरर images. Optical isomers can or cannot be mirror images, and geometrical isomers can never be mirror images. मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो हमेशा नॉन मिरर इमेजेस होंगे. ये बात, क्या ये बात आपको समझ में आती है? चलिए बहुत बढ़िया. अब हम समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पॉइंट रह गया था, उसको अभी कर लेते हैं. टॉटोमर्स. बेटा टॉटोमर्स क्या होता है? एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है. तो बोलोगे मैम डिफरेंट क्या होता है फिर? बेटा यहां पर ऑसिलेशन होता है किसका? हाइड्रोजन का. ठीक है, सो टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर विच रैपिड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. यहां पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होता रहता है फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन टू द थर्ड कार्बन ऑफ एन एटम. सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिसमॉर्फिज्म. इसका काफी नाम है मार्केट में, इसको कई जगह डिसमॉर्फिज्म के नाम से भी बोला जाता है. डिसमॉर्फिज्म.
और कई जगह इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, डायनामिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये समझेंगे। इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है। हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन या फ्रॉम द फर्स्ट एटम टू द थर्ड एटम। और हाइड्रोजन के ऑसिलेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड होता है या जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी मूवमेंट होता रहता है फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड टू फर्स्ट एंड सेकेंड एटम। ठीक है, तो समझिएगा, अभी मैं बताऊंगी कि ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम। इसीलिए टॉटोमेरिज्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। यहां पे लिख लेंगे इसको हम 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन का मूवमेंट होता रहता है या फिर कोई मोनोवैलेंट एटम का मूवमेंट होता है। जनरली हम हाइड्रोजन का ही मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, या किसी मोनोवैलेंट एटम का मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम। तो यहां पर देखिए जरा, ये क्या है बेटा, कीटो ग्रुप है। दिस इज अ कीटो ग्रुप। यहां पे आपको दिख रहा है कार्बोनिल फॉर्म। मान लीजिए ये है 3, क्योंकि जो थर्ड एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जो आपका सेकेंड एटम होता है वो कोई भी एटम हो सकता है। थर्ड एटम जरूरी है क्या हो, फॉर टॉटोमेरिज्म यहाँ पे कंडीशन बता रही हूं, क्या होना चाहिए, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है। ये थर्ड एटम इन चारों में से कोई भी हो सकता है। सेकेंड एटम जो होता है ये क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी एटम, इट कैन बी एनी एटम। ये तो कोई भी एटम हो सकता है। जो आपका फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, ये भी कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। फर्स्ट एटम शुड बी एन एटम कंटेनिंग हाइड्रोजन, इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन इटसेल्फ। ये खुद एक हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अब इसका मूवमेंट हो जाएगा, देखो फर्स्ट से किस पर चला गया, थर्ड पे। देखिए फर्स्ट से किस पे चला गया, थर्ड पे। और जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये कहां से आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कहां आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड पे। देखो सेकेंड एंड थर्ड के बीच में था, अब कहां आ गया, इधर आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब यहां पर बेटा देखा जाए तो ये तो एग्जिस्ट करता रहता है, ये कंटिन्यूअस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। यहां पर एक तो इन ग्रुप है, ऊपर से ऑल बन गया है, इसको क्या बोलेंगे, इनॉल। सो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में बदल गया। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी हुई है, कीटो फॉर्म जो होता है इट इज 99.9% स्टेबल एंड इनॉल फॉर्म इज लेस देन 0.001% स्टेबल। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। जनरली देखो, एक्सेप्शन तो आना ही है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, और यहां पे रीजन मैं ये बोलूंगी कि कीटो फॉर्म इज ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म से, बिकॉज यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है और यहां पर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं तो C डबल बॉन्ड O हैज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर ये मोर स्टेबल होता है C डबल बॉन्ड C से, इसलिए ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर यहां पर एरोमेटिसिटी आ जाए, यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड नया बन जाए, या फिर यहाँ पर आपका कोई खतरनाक कंजुगेशन हो जाए। कंजुगेशन मतलब समझते हैं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगा तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। खतरनाक कंजुगेशन, सिर्फ एक कंजुगेशन से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया इनॉल के साथ तो अगेन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो स्टेबिलिटी घटा देगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा तो भाई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगेन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनॉल फॉर्म को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। जनरली तो कीटो फॉर्म ही आपका ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, राइट। अब बात कर लेते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जनरली हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर 100% ट्रू नहीं हो सकता है। अगर सारे ग्रुप्स अलग लगे रहें तो हम इनको ईजेड आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, जो कि CIP, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, ठीक है। पहले सिस ट्रांस देख लेते हैं। अगर सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड तो बोलते हैं उसको सिस, और अगर सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रांस। सिंपल, सीधी सी बात। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? तो बेटा कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर लिखेंगे, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे देखिए, अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैम अल्केन में क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कुछ इस तरह से सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, जब मर्जी तब घूम जा रहा है, ये भी जब मर्जी। मेरा हाथ क्या है अभी, मान लो मेरा हाथ कार्बन है, क्या कर रहा है, घूमते जा रहा है। तो जो यहां पर हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाता और CH3 नीचे आ जाता, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाते, सेम हो जाते। तो भाई आइसोमेरिज्म कैसा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा, स्ट्रक्चर तो सेम हो गया, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट भी सेम हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ये कंडीशन कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ऐसा रोटेशन होना चाहिए कि मैं चाह के भी, अगर मैं यहां पे अपना हाथ क्या करना चाहूं, इन दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, मान लीजिए दिख रहा है ऐसे, ये डबल बॉन्ड है। अगर अब मैं अपना हाथ मूव करूंगी, अब मैं कार्बन को मूव करूंगी तो डबल बॉन्ड टूटने लगेगा। अगर अब मैं कार्बन को मूव कर रही हूं तो डबल बॉन्ड टूटने लगा, तो अब यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही डबल बॉन्ड होता है? जरूरी नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के कारण से हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज। हो सकता है रिंग आ जाए बीच में, रिंग की वजह से भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। सो डबल बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना जरूरी है। समझिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला मैंने, पहली चीज तो लिख दे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी चीज, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए बेटा, वन कार्बन should not have identical groups attached to it. Should not have identical groups attached to it. इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस बनता है? इसका मतलब है कि मान लीजिए एक हमारे पास ये कंपाउंड है H, यहां पर लगा है Cl, यहां पर लगा है Br। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आप बोलेंगे नहीं। किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? क्या इसको सिस बताओगे, ट्रांस बताओगे, क्या बताओगे? बेटा ये दोनों जब हाइड्रोजन सिमिलर हैं तो ये यहां पर भी आ सकता है, ये दोनों आइडेंटिकल है, या आ तो नहीं सकता, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है ना बेटा, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप्स जो लगे हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर यहां पर ड्यूटेरियम लगा दें, यहां पर देखिएगा जरा, क्या यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दूं, ड्यूटेरियम समझते हैं ना, आइसोटोप होता है ना हाइड्रोजन का, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब शो करेगा? 100% करेगा, क्योंकि अब ये अलग अलग हो चुके हैं। कुछ तो अलग है इनमें, क्या अलग है? मास अलग है। तो इस केस में हम सिस एंड ट्रांस तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ई एंड जेड डिफाइन करते हैं। ई एंड जेड कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इनको प्रेफरेंस देते हैं। कैसे? देखिए बताइए, चलिए। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा? ब्रोमीन का। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में किसका वेट ज्यादा? ड्यूटेरियम का। सेम प्रायोरिटी वाले अगर सेम साइड पर होते थे तो हम क्या बोलते थे? सिस बोलते थे। यहां पर सिस को ही हम जेड बोलते हैं।
और अगर ऑपोजिट साइड होता है तो उसको ई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई एंड जेड डिफाइन करते हैं अगर सारे ग्रुप्स अलग अलग लगे हों तो, जरूर नहीं है कि सिस एंड ट्रांस से डिफाइन करें, ठीक है। अगर सारे ग्रुप्स अलग अलग लगे हों तो ई एंड जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है बेटा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखवाया मैंने, इसको लिख लीजिएगा। जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है आपका एरियल डिस्टेंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एरियल डिस्टेंस होना चाहिए ना बेटा एटम्स के बीच में, वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर ये x है, अगर इसका डिस्टेंस x है और अगर ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस y है, तो इनका स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट है। ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है, अगर x y के बराबर ना हो तभी तो प्रूफ किया जा सकता है। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू y, एरियल डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट अब ऑप्टिकल पे आ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एनेंटियोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करता है जिसके पास क्या हो, बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, कभी कभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कभी कभी सेम होती है। तो भाई डिफरेंट क्या होता है, इनका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, ऑप्टिकल नाम, ऑप्टिकल वर्ड ही क्या होता है बेटा, लाइट से रिलेटेड होता है। इनका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट और ऐसे वैसे लाइट की तरफ बिहेवियर इसका अलग नहीं होता है। इसका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। What is a plane polarized light? बेटा एक प्लेन पोलराइज लाइट वो होता है जो आप ऑर्डिनरी लाइट को अगर पोलराइजर से पास कर दो, ऑर्डिनरी लाइट मतलब सनलाइट हो गया आपका, ये लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, हाइड्रोजन लाइट हो गया, टॉर्च का लाइट हो गया, फोन का लाइट हो गया, ये सभी के सभी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में बिखरा पड़ा रहता है। जब आप उसको पोलराइजर से पास कराते हुए, एक प्रिज्म आता है, निकोल प्रिज्म बोलते हैं जिसको, एक सब्सटेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे जब पास कराओगे तो ये क्या करेगा, उन सभी को सीधा कर देगा, उन सभी बिखरे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक फील्ड सबको कैंसिल आउट कर देता है और एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देता है। इनका जो बिहेवियर होता है ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। ये क्या हो सकते हैं, हमारे एनेंटियोमर्स हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इनमें डिससिमेट्री होती है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इसमें डिससिमेट्री होनी चाहिए। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा sp3 कार्बन जिसके सारे के सारे ग्रुप्स अलग अलग हों। ये कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है बेटा। sp3 कार्बन जिसमें ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। डिससिमेट्री है, कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, इस वजह से इनको एनेंटियोमर्स बोला जाता है, ठीक है। दे डिफर इन देयर इफेक्ट ऑन द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए आपका ये लाइट का सोर्स था, ये क्या हुआ, आपने इसको पोलराइजर से पास कराया, ये क्या हो गया, एक सोर्स आ गया यहां पर, एक डायरेक्शन में आ गया। अब आपने इसको पोलैरीमीटर बोलते हैं। पोलैरीमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, ये पोलराइजर है, पोलराइजर है। ये क्या है बेटा, पोलैरीमीटर है। इस पोलैरीमीटर में एक केमिकल का सॉल्यूशन रखा रहता है, ठीक है। और इसका एक हम लेंथ भी इसका क्या कर देते हैं, 1 डेसीमीटर रख देते हैं और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उस सॉल्यूशन का हम क्या रख देते हैं, बेसिकली हम उसका क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन रखते हैं। अगर उसने लेफ्ट में किया तो उसको लेवोरोटेटरी बोलते हैं। अगर उसने राइट में रोटेट कर दिया, देखिए यहां पर क्या हो गया बेटा, ये देखिए ये आपका लाइट था और इसने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की तरफ तो बोलेंगे लेवोरोटेटरी, क्लॉकवाइज करेगा राइट की तरफ तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है,
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, राइट की तरफ किया, क्लॉकवाइज किया तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेवो रोटेटिव विच पोलराइजेस द लाइट, रोटेट्स द लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यही बात बोली थी मैंने। ऑप्टिकल आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स जिनका मिरर इमेज नहीं होता है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। बताया था मैंने ना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी मिरर इमेजेस एंड इट कैन नॉट बी मिरर इमेजेस। जब वो मिरर इमेजेस होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे ऑब्वियसली, तो हम बोलेंगे उनको एनेंशियोमर्स, और जब वो दे डोंट हैव मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस होंगे तो उनको बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, हमारे मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, और आप इन दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है, इन दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एनेंशियोमर्स। यहाँ पर देखिए बेटा OH OH H, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, अगर देखा जाए तो H OH, ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉन मिरर इमेजेस, राइट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अगर मैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको सवाल देती हूं कि कितने हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स में GI भी आता है और OI भी आता है। GI के लिए क्या बात करेंगे बेटा, पेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंट यहां पर 2 पे ऑल लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है इन, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, पेंट 3 पेंट 3 इन 2 ऑल, ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तीसरे कार्बन पे ये लग गया और यहाँ पे लग गया दूसरे कार्बन पे ये, ठीक है, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका पेंट 3 इन 2 ऑल। क्या इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है, इसका स्टीरियो सेंटर कितना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पेंट 2 इन है ना, सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे और 2 इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है बेटा 2 का पावर n, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर अ कंपाउंड इफ देयर इज नो सिमेट्री द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होता है 2, वेयर n इज द कायरल सेंटर, कायरल सेंटर एक ये है, ठीक है, इज द कायरल सेंटर, और एक डबल बॉन्ड ये भी है, ठीक है, कायरल सेंटर, तो टोटल 2 कायरल सेंटर हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 2 दैट इज 4 स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की क्लास में हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है हमारा पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो मैं लेने वाली हूँ वो IUPAC नॉमेनक्लेचर पे लेने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीक जब भी हमारी फ्राइडे को 10 बजे क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन और आगे आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।